गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स की हमारी क्लास चल रही थी तो उसी को हम अभी कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हमने 2 वीडियोस में संख्या चार्ट के बारे में देख लिया था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद फिर हमने संख्या चार्ट के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो रहेगा स्थानीय मान और जातीय मान। तो गणित में हम इसकी समझ देखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान हमारा क्या होता है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम चैप्टर जो हमारा टॉपिक नंबर 3 विभिन्न प्रकार की संख्या, इनको हम गहराई से अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के हमारे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं कि आजकल किस लेवल का हो रहा है, कितनी हम गहराई देख सकते हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। कुछ स्थानीय मान और जातीय मान, सेकेंड टॉपिक। पहला हमारा टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान में हम देखेंगे, अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेकर कहूँ कि 3, 8, 2, 5, 9 में 2 का स्थानीय मान होगा। कितना होगा 2 का स्थानीय मान? सीधी सी बात, आप लोग भी जानते हैं, इसका होगा 200 होगा। कैसे होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये सैकड़ा के स्थान पे है तो 2 के पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा स्थानीय मान होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपसे कहें 38.259 में 2 का स्थानीय मान होगा। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2/10। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर। तो पॉइंट का हम लगा देंगे 1 और 1 नंबर का लगा देंगे हम 0। ये शो करता है कि 2 इसमें किस प्लेस पर आ रहा है। तो पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है। इसको सॉल्व करने पर हमारा वही यहाँ पर देखते हैं, फिर वही हमारा 2/10 सॉल्व करने पर फिर वही हमारा 0.2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें 2 का स्थानीय मान कितना होगा आपका? 2/10 होगा। इसमें 2 का स्थानीय मान कितना होगा आपका? 200 होगा। ऐसे ही अगर देखा जाए कि इसमें अगर 5 का स्थानीय मान कितना होगा तो आपका 50 होगा। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30,000 होगा। यहाँ 3 का स्थानीय मान कितना होगा आपका? 30 होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। स्थानीय मान के बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है जातीय मान। 3, 8, 2, 5, 9 में किसी नंबर, मान लो कि हम 3 ले लेते हैं, 3 का जातीय मान 3 होगा। जातीय मान मतलब वही वैल्यू आपकी जो उस नंबर को दर्शाती है। ऐसे ही 8 का जातीय मान हमारा 8 होगा, 2 का जातीय मान हमारा 2 होगा, 5 का जातीय मान हमारा 5 होगा, 9 का जातीय मान हमारा 9 होगा। लेकिन स्थानीय मान में हमारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं यहाँ पर। एंड 5 का जो स्थानीय मान होगा 50, 9 का स्थानीय मान होगा 9, 2 का स्थानीय मान होगा 200, 8 का स्थानीय मान होगा 8000 और 3 का स्थानीय मान होगा हमारा 30,000। ऐसे ही आप जो पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं उनको भी आप समझ गए होंगे अच्छे से कि पॉइंट के बाद कुछ नहीं करना है। जिस नंबर का आपसे स्थानीय मान पूछा जाए, मान लो 2 का पूछा जाए तो उसके नीचे 10 रख दो, 5 का पूछा जाए तो उसके नीचे 100 रख दो, 9 का पूछा जाए तो उसके नीचे 1000 रख दो। पॉइंट के लिए 1 बना दो और बाकी जितने डिजिट हैं उतने आप 0 रख दो। ये समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 एक और हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कुछ इस प्रकार से। कहीं एग्जाम में हमारा प्रश्न, एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अब आप मुझे बताइए किस अंक का जातीय मान और स्थानीय मान एक समान रहेगा। तो इसका आंसर है इकाई का अंक। तो इकाई का अंक व शून्य
का स्थानीय मान व जातीय मान समान रहता है। तो इकाई का अंक है और शून्य, उसका स्थानीय मान और जातीय मान समान रहता है। कैसे? उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए 2, 5, 9, 8 हम लिखते हैं। तो 8 का स्थानीय मान कितना है आपका? 8 का स्थानीय मान। 8 का जातीय मान भी कितना है आपका? ये भी आपका 8 होगा यहाँ पर। ऐसे ही अगर मान लो कि 2, 0, 5, 9, 8 रहता, 0 की अगर हम लेके चलते हैं तो 0 का स्थानीय मान कितना होता है? स्थानीय मान के लिए हम लिखते 0, 0, 0, 0। इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है आपकी? 0। और 0 के लिए अगर हम लिखते जातीय मान की लिखते जातीय मान तो हमारा 0 रहता ही रहता। तो 0 का स्थानीय मान और जातीय मान समान रहता है। इसी तरह इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा पॉइंट बनकर आ जाए और वहाँ पर हम इसमें कन्फ्यूज हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा सीरीज चल रही थी उसका थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में। विभिन्न प्रकार की संख्याओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। भिन्न प्रकार की संख्याओं में सबसे पहले जो हम पहली संख्या देखेंगे वह संख्या रहेगी हमारी पूर्ण संख्याएं। देखिए, थ्योरी बताने का आपको यह उद्देश्य है कि कई बार हमारे क्वेश्चन से मैथमेटिक्स में थ्योरी से भी आ जाते हैं। कई बार तो हमको गहराई से थ्योरी पढ़ना होता है। हो सकता है हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर लें लेकिन उसके थ्योरी पोर्शन पे हम ध्यान ना दें तो 1-2 मार्क्स से हमारा पेपर एग्जाम छूट जाए। तो हमको थ्योरी पोर्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। चलिए, पूर्ण संख्या पहला इसका जो टॉपिक आता है पूर्ण संख्याएं। इनको हम किससे दर्शाते हैं? W से। W या होल नंबर से दर्शाते हैं। 0, 1, 2, 3 यहाँ से लेकर ये इन्फिनिटी तक जाती है। पहली चीज तो आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपका 0। ऐसे ही सबसे बड़ी पूछ लिया जाए तो आपसे इसके लिए जो आएगा निर्धारित नहीं किया जा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ हमारा जो पॉइंट रहेगा वो हमारा इस प्रकार रहेगा कि पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 यहाँ से लेकर हमारी अंत तक हमारी जा रही हैं। और पूर्ण संख्याएं पर देखा जाए पूर्ण संख्याएं किसका भाग होती हैं? ये प्राकृत संख्याओं का भाग होती हैं। सॉरी, पूर्णांकों के अंतर्गत इनको शामिल किया जा सकता है। पूर्णांक को भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है और परिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो कभी भी ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्ण संख्याएं इनमें से किसका भाग होती हैं? पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्याओं के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हैं और पूर्ण संख्याओं को हम वास्तविक संख्या जो हमने पहले वीडियो में बताया था उसमें भी हम इसको समझ सकते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्याओं को इनके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट आता है तो ये बात हमको अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों के अंतर्गत आती हैं
पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत भी आती हैं। आगे हम देखते हैं अब पूर्ण संख्याओं के नियम। पहला नियम है आपका संबरक नियम। दूसरा है आपका साहचर्य नियम। तीसरा है आपका क्रम विनिमय नियम। और चौथा है आपका वितरण नियम। यहाँ पर जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो हमारा जो प्रश्न आएगा, क्या पूर्ण संख्याएं जोड़ के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करती हैं, तो इसको हमको देखना है। चलिए हम देख लेते हैं इनको और छोटी छोटी चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ है संबरक नियम क्या होता है। मान लीजिए एक कोई आपकी पूर्ण संख्या है ए, और जो पूर्ण संख्या है, साइन का मतलब है ए पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है, बी दूसरी आपकी पूर्ण संख्या है जो एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है यहाँ पर। तो संबरक नियम आपका जो प्लस वाला है वो ये बोलेगा कि ए प्लस बी ये भी आपका एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? इसका उत्तर है हाँ, ऐसा होता है। यह हम लगा देंगे राइट। पूर्ण संख्याएं प्लस के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करती हैं। कैसे, हम एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। जानते हैं कि 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है। 3 और 2 का सम कितना होगा आपका 5। क्या 5 एक पूर्ण संख्या होगी? हाँ, 5 भी एक हमारी पूर्ण संख्या होगी यहाँ पर। ऐसे हम कोई भी संख्या ले लें यहाँ पर 0 से लेकर अनंत तक, तो हमारा ये नियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। चलिए माइनस में हम देखते हैं। माइनस में क्या बोलता है कि पूर्ण संख्याओं का जो a माइनस बी है आपकी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आना चाहिए। क्या ऐसा होता है, इसको हम देखते हैं। क्या, चलिए मान लीजिए हम 4 में से कितना घटाते हैं, 3 घटाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी 4 हम जानते हैं एक पूर्ण संख्या और 3 हम जानते हैं एक पूर्ण संख्या है। 4 में से 3 घटाएंगे कितना आया, -1 आया। क्या ये एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं धन ऋण के सापेक्ष संबरक नियम का पालन नहीं करती हैं। गुणा में क्या होगा कि पूर्ण संख्याओं का गुणा होगा, वह भी एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। चाहे हम 0 ले लें या कोई भी नंबर ले लें, 2 नंबर का अगर हम गुणा करेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 या 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी आपकी एक पूर्ण संख्या होगी। तो ऐसा भी होगा कि जो पूर्ण संख्या है गुणा के सापेक्ष नियम का पालन करेंगी। फोर्थ वाला क्या है आपका, भाग के सापेक्ष, यानी a/b, ये भी आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या इसका ये पालन करती है, इसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारी एक पूर्ण संख्या कितनी है आपकी, 2 है, और एक पूर्ण संख्या कितनी है आपकी, 3 है। अब 3 का हम 2 में भाग दे के देखते हैं, 3 2.6 या 18 2.6, तो 0.66 आ गया। तो आप मुझे बताइए क्या ये पूर्ण संख्या होगी? बिल्कुल नहीं, ये पूर्ण संख्या आपकी बिल्कुल नहीं होगी। तो भाग के सापेक्ष ये पूर्ण संख्याएं संबरक नियम का पालन नहीं करती हैं। अच्छे से आपको ध्यान देना है कि संबरक नियम प्लस के लिए क्या बोलेगा कि ए और बी अगर पूर्ण संख्याएं हैं तो ए प्लस बी भी आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो पूर्ण संख्याओं के लिए लायक होती है स्थिति। ए माइनस बी भी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो स्थिति अप्लाई नहीं होती। हमने देखा कि 4 में से 2 माँ घटाने पर हमारा कितना आता, -2 आ रहा है, जो कि हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या ए इंटू बी एक पूर्ण संख्या होगी गुणा करने पर? हाँ, ये पूर्ण संख्या है। क्या भाग करने पर पूर्ण संख्या होगी? नहीं, करने पर हमने देखा कि पूर्ण संख्या आपकी नहीं होगी। चलिए पूर्ण संख्या को हम दूसरी विशेषता पर चलते हैं। संबरक नियम के बाद दूसरा नियम है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम हमारा क्या बोलता है कि ए और अगर ए हमारी एक पूर्ण संख्या है और बी हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो
पहला नियम क्या बोलेगा आपका कि ए प्लस बी प्लस सी को हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। क्या होती है स्थिति देख लेते हैं। अगर हम चाहे जीरो लेकर भी अगर हम देखते हैं तो जीरो प्लस टू प्लस थ्री, अगर हम पहले इनको जोड़ लें बराबर जीरो प्लस टू प्लस थ्री, क्या हमारा उत्तर थ्री और टू फाइव, थ्री और टू फाइव। ये हमारी स्थिति फिट हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं साहचर्य योग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करती हैं, स्थिति हमारी खुश हो जाती है। तब देखते हैं ऋणात्मक, ये स्थिति हमारी होती है, इसलिए हम होता है ए माइनस बी माइनस सी बराबर होना चाहिए ए माइनस बी माइनस सी। अगर ऐसा होता है, ये स्थिति हमारी फिट होती है, तो हमको समझ में आ जाएगा पूर्ण संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती हैं नहीं। ये देखते हैं, तीन पूर्ण संख्याओं को लेते हैं, दो, तीन और पाँच। तो a माइनस बी माइनस सी बराबर होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी। क्या हमारी स्थिति होती है? तो दो माइनस तीन, इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू b, इसकी वैल्यू c, माइनस पाँच बराबर दो माइनस तीन माइनस पाँच। तो दो में से तीन गया, कितना बचा? माइनस एक, माइनस फाइव। ये दो माइनस पाँच में से तीन गए तो ये बचा आपका माइनस दो। पाँच और एक कितना हो गया आपका? छः। और ये दो और दो कितना हो गया आपका? चार, माइनस छः। क्या माइनस छः चार के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। यहीं से ये जो हमारा नियम निष्कर्ष निकल के आता है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वह ऋण के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं। अब हम गुणा में स्थिति देख लेते हैं कि गुणा के सापेक्ष साहचर्य पालन करती हैं पूर्ण संख्याएं। चलिए हम देखते हैं। ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी, मतलब कोई भी दो संख्याओं का हम पहले गुणा करें, हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। चलिए ये हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक हमारी, इसी से हम देख लेते हैं ए बी और सी, ये दो तीन और पाँच। हमारा नियम क्या है? ए डॉट बी डॉट सी होना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी, मतलब एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। ए डॉट बी मतलब हमारा कितना होता है? टू इंटू थ्री इंटू फाइव बराबर टू इंटू ये होगा हमारा थ्री इंटू फाइव, थ्री टू जा सिक्स इंटू फाइव, टू इंटू फाइव थ्री जा 15, ये 30, तो ये हमारा 30। तो ये नियम हमारा यहाँ पर आके सफल होता हुआ दिखाई देता था। पूर्ण संख्याएं गुणन के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करती हैं। अब हम भाग की स्थिति देखते हैं, मतलब a डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, ये हमारा बराबर होना चाहिए a डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी के। अगर ऐसा होता है तो हम वो देखेंगे कि पूर्ण संख्या हमारे साहचर्य नियम का पालन करती हैं या नहीं। ये कंडीशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी और सी, दो तीन और पाँच, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी बराबर ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। चलिए दो डिवाइडेड बाय तीन डिवाइडेड बाय पाँच, दो डिवाइडेड बाय तीन डिवाइडेड बाय पाँच, ये टू अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन फाइव, टू डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव थ्री जा 15, टू इंटू फाइव अपॉन थ्री, टू अपॉन 15, 10 अपॉन थ्री। क्या हमारा सेम आया? बिल्कुल नहीं। तो हमें पता चल गया है कि ये भाग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। चलिए अगली स्थिति हम देखते हैं। अगला जो हमारा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम हमारा क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्रम विनिमय नियम की हमारी शर्त है कि मान लीजिए ए हमारी एक पूर्ण संख्या है और बी हमारी एक पूर्ण संख्या है, तब चाहे हम a प्लस बी
और b प्लस a, उल्टा अगर हम जोड़ लेते हैं तब भी ये एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? तो सीधी सी बात हमको देखते से ही पता चल रहा है ऐसा बिल्कुल हो सकता है, चाहे 2+3 जोड़ें या 3+2 जोड़ें, तो वह हमारा नियम का पालन करती हैं यहाँ पर। माइनस के लिए a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस ए। ऐसा होगा कि आपको उम्मीद है? भी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 और 0 को देखें, 2 माइनस 0 और 0 माइनस 2, क्या दोनों बराबर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, तो इसको हम यहीं से टिक गलत कर देते हैं। डॉट के लिए a डॉट b इंटू बी डॉट ए, क्या इसमें फॉलो कर रही हैं? आपको लग रहा है ये बिल्कुल फॉलो कर रही हैं। 2 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 2, और भाग में अगर हम देखें तो a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू होना चाहिए b डिवाइडेड बाय, इसको हम समझ लेते हैं कि 4, मान लीजिए दो संख्याएं आपकी a और b, 2 और 3 है, क्या 2/3 इक्वल टू 3/2 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो भाग के सापेक्ष ये क्रम विनिमय नियम का पालन बिल्कुल नहीं करेगी, तो इसको हमको समझना चाहिए। यहाँ पर अगला हम देखते हैं वितरण नियम। थोड़ा सा वितरण नियम में कहूँगा आप ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, वितरण नियम का पालन सिर्फ किस में होगा? आपका सिर्फ धन के सापेक्ष होगा और ऋण के सापेक्ष होगा। गुणन और भाग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन नहीं होगा। धन के सापेक्ष होगा और ऋण के सापेक्ष। हम इसका नियम देख लेते हैं। मान लीजिए a कोई पूर्ण संख्या है और b कोई पूर्ण संख्या है, तब वितरण नियम हमारा क्या कहता है? a इंटू बी प्लस सी बराबर होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a इंटू बी माइनस सी बराबर होगा a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। यह कंडीशन इनमें अप्लाई नहीं होगी। इनमें क्यों अप्लाई नहीं होगी? क्या अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो तो क्या a का गुणा दोनों नंबर में होगा? बिल्कुल नहीं। a का गुणा इन दोनों का जो मल्टीपल होगा उसमें होगा। यहाँ पर भाग की स्थिति का a का भाग इन दोनों नंबर में होगा, इन दोनों नंबर में नहीं होगा। तो इन दोनों पर अप्लाई करती और कब? सिर्फ गुणन के सापेक्ष, गुणन पर। जब यहाँ किसका चिन्ह हो, यहाँ पर कब होता है? यहाँ पर दूसरा ये नियम कब लागू होगा? जब यहाँ पर गुणा का चिन्ह होने पर। ठीक है आपके पास, तो गुणन के सापेक्ष लिखना होगा हम यहाँ पर, गुणन के सापेक्ष। यहाँ भी गुणन के सापेक्ष। तो हमारा नियम क्या निकल के आया है कि पूर्ण संख्याएं वितरण नियम का पालन करती हैं। किसके? पूर्ण संख्याएं धन पर वितरण नियम का पालन करती हैं, किसके सापेक्ष? गुणन के सापेक्ष। पूर्ण संख्याएं ऋण पर वितरण नियम का पालन करती हैं, किसके सापेक्ष? गुणन के। चलिए यहाँ तक की हमारी बात पूरी हो गई। इसके बाद हम पूर्ण संख्याओं को आगे देखेंगे। छठा जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा छठा जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा आपका योज्य। योज्य तत्समक की उपस्थिति। योज्य प्रतिलोम की उपस्थिति। 7वां गुणन तत्समक की उपस्थिति। गुणन प्रतिलोम की उपस्थिति। पहले तो हमको ये समझना होगा कि योज्य तत्समक और गुणन तत्समक क्या होता है यहाँ पर। तो योज्य तत्समक हमारा क्या होता है? यहाँ पर हमारा योज्य तत्समक की बात करें 0 होता है। गुणन तत्समक क्या होता है? गुणन तत्समक क्या होता है? आपका 1 होता है। तो योज्य तत्समक मतलब इससे पूर्ण संख्याओं में हम कोई भी संख्या जोड़ें, कोई इसका प्रतिलोम जोड़ें तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। गुणन तत्समक पूर्ण संख्याओं में किसी संख्या का गुणा करें तो हमारा क्या आना चाहिए? बनाना चाहिए। यहाँ पर शायद ये आप लोग पहले से जानते होंगे। सवाल ये है क्या पूर्ण संख्याओं में योज्य तत्समक उपस्थित रहता है? तो हमारा उत्तर है हाँ, रहता
क्या पूर्ण संख्या में, दूसरा पॉइंट है गुणन तत्समक उपस्थित रहता है, हाँ रहता है। गुणन तत्समक हमारा एक हम देख लें उपस्थित है, हाँ रहता है। यहाँ भी हम उपस्थिति हाँ रहता है। अब आप मुझे बताएंगे किसी संख्या ए का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। ए का योज्य प्रतिलोम है -1। चार का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। 4 का योज्य प्रतिलोम होगा -4। तभी तो अगर हम इनको जोड़ते हैं 4 + -4 तो कितना आएगा हमारा 0 आएगा। यहाँ पर तो योज्य प्रतिलोम उपस्थित है क्या है, अगर हम देखा जाए क्या इनमें पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में योज्य प्रतिलोम उपस्थित है, तो इसका उत्तर है नहीं, उपस्थित नहीं है। क्या गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम कितना है, मतलब एक, जैसे मान लो कि एक कोई पूर्ण संख्या है, इसका अगर हम बात करेंगे इसमें हम किसने जोड़ेंगे, यहाँ पर 1/1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा तब आपका 1। तो ये जो नंबर है सपोज दैट, या उदाहरण के लिए हम ले लें 2 में हम किसका गुणा करें, 1/2 का गुणा करें, तभी हमारा उत्तर कितना आएगा। क्या 1/2 पूर्ण संख्या ग्रुप में है, नहीं, इसका उत्तर है नहीं है। तो गुणन प्रतिलोम उपस्थित रहता है, इसका भी उत्तर है नहीं रहता। समझ में आई बात। आई थिंक आप लोग यहाँ पर इतने अच्छे से समझते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं कि क्या पूर्ण संख्याओं में योज्य प्रतिलोम उपस्थित रहता है, तो हमको समझना चाहिए इसको अच्छे से। नहीं रहता है, क्यों। योज्य प्रतिलोम क्या होता है हमारा, अगर देखा जाए तो -a होगा और गुणन प्रतिलोम कितना होगा 1/a होगा। तो ये दोनों ही हमारे पूर्ण संख्याओं के भाग नहीं है। चलिए ये हम देखते हैं 8वां। शून्य का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। 0 होगा। और मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट, आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर कोई नंबर है, अच्छा, -1 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, तो इसका भी आ जाएगा -1 ही होगा यहाँ पर। और 10वां पूछ लीजिए, 1 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा, तो ये भी 1 ही होगा। गुणन प्रतिलोम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 1 आएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो उत्तर 1 आएगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स कहीं ना कहीं हमारे कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन तो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। 0 का शून्य का जो प्रतिलोम हमारा 0 होगा, -1 का गुणन प्रतिलोम -1 होगा, 1 का गुणन प्रतिलोम आपका 1 ही होगा। ठीक है आपका। चलिए यहाँ, चलिए अगले वीडियो, जहाँ तक मुझे लगता है पूर्ण संख्या हम अच्छे से समझ चुके हैं। अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पूर्णांकों को देखेंगे, पूर्णांकों के हम नियमों को डिस्कस करेंगे, पूर्णांकों के छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पूर्णांक की संख्याएँ किसके अंतर्गत आती हैं, किसके अंतर्गत नहीं आती हैं आपका की। और पूर्णांक संख्याओं में भी गुणन तत्समक का उपस्थिति रहती है नहीं, गुणन प्रतिलोम की उपस्थिति रहती है नहीं, योज्य तत्समक की उपस्थिति रहती है नहीं, योज्य प्रतिलोम की उपस्थिति रहती है नहीं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें, ध्यान दें। धन्यवाद।